गुड आफ्टरनून तनीषा, गुड आफ्टरनून खुशी, कनिष्क। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मूवमेंट के बारे में एक्चुअली पढ़ा था, फ्लोएम के थ्रू मूवमेंट। फिर हम लोगों ने सुक्रोज के ट्रांसपोर्ट को देखा था। ये जो डायग्राम था काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। एंड सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हमने जाना था कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो प्लांट में कैसे होता है। ठीक है, इतना तक हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है एक्चुअली, ये हमारा टिश्यू का टिश्यूज लेक्चर फिफ्थ, जो भी लेक्चर नंबर है। देखिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एनिमल टिश्यू के बारे में। तो हम हेडिंग डालेंगे एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज, हेडिंग डालिएगा एनिमल टिश्यूज। देखिए, हम कह रहे हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो एनिमल टिश्यूज में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले अगर मैं हेडिंग की बात करूं तो इस एनिमल टिश्यू को हम लोग डिवाइड करते हैं चार कैटेगरीज में। चार कैटेगरीज में इस एनिमल टिश्यूज को हम डिवाइड करते हैं फोर कैटेगरीज में। सबसे पहला कैटेगरी है हमारे पास, वो है कवरिंग टिश्यू, जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ये एक कवरिंग टिश्यू है। नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बाद की हम बात करें तो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के बाद क्या है भाई। गुड आफ्टरनून अक्षर। तो कनेक्टिव टिश्यू के बाद हमने पढ़ना है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू के बाद लास्ट हमारा कैटेगरी है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। तो देखो, हमारे पास फोर कैटेगरीज या फोर ग्रुप्स हम कह सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एज वेल एज नर्वस टिश्यू। तो ये फोर कैटेगरीज में हमें एनिमल टिश्यूज को पढ़ना है एक्चुअली। एंड हम इसमें कह सकते हैं, हमारे को एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की हम बात करें तो वो एक सिंपल क्या है, कवरिंग टिश्यू है। वो कवर करने के काम आता है किसी भी ऑर्गन को। वो अगर ऑर्गन सॉलिड है तभी भी बाहर से कवर करेगा। अगर वो ऑर्गन अंदर से हॉलो होता है, फॉर एग्जांपल मान लो हम ट्रैकिया की बात कर रहे हैं या अंदर इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, अंदर से भी लाइंड होता है एक तरीके से एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है, ये काम करता है किस चीज में, कवरिंग टिश्यू। कवरिंग टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स को। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, हेल्प इन ज्वाइनिंग
ज्वाइनिंग पार्ट्स, सेकंड इन ट्रांसपोर्ट, साथ ही साथ कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी बनाता है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जैसे बोन्स और कार्टिलेज जो होते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर एंडोस्केलेटन बना होता है वो एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। हम मस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं तो मस्कुलर टिश्यू क्या करेगा? हेल्प इन मूवमेंट, हेल्प इन मूवमेंट या लोकोमोशन एंड मूवमेंट हम कह सकते हैं। लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, ये आगे हम लोग देखेंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एक ही जगह पे रहना और मूव करना ये खाली मूवमेंट है, एंड अपने प्लेस को चेंज करना ये क्या है? लोकोमोशन है। ठीक है। This division is based on function, on the basis of function, on the basis of function. नर्वस टिश्यू की हम बात कर रहे हैं तो नर्वस टिश्यू क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यस समीर, बिल्कुल। जब प्लेस चेंज होता है, पोजीशन चेंज होता है, दैट इज नोन एज लोकोमोशन। अगर प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, एक ही जगह मूवमेंट हो रहा है तो सिर्फ उसको मूवमेंट कहेंगे, लोकोमोशन हम नहीं कहते हैं। तो ये हमारा एनिमल टिश्यू का एक ब्रीफ फ्लो चार्ट हो गया कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। एक एक करके सारे कैटेगरीज को, एक एक करके सारे टिश्यूज को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तो यहाँ तक अपूर्वा मैंने बताया एक्चुअली एनिमल टिश्यूज को फंक्शन के आधार पे 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड किए। सबसे पहला जो है वो कवरिंग टिश्यू है जिसको एपिथेलियल कहते हैं। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ज्वाइनिंग पार्ट्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जैसे बोन और कार्टिलेज हमारा कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। मस्कुलर टिश्यू का मेन काम क्या है? हम बोन्स को कभी मूव नहीं कर सकते क्योंकि बोन्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं या रिलैक्स भी नहीं करते, बोन स्टिफ रहते हैं। तो हम लोग एक्चुअली मसल्स को कंट्रोल करते हैं जो बोन से अटैच होता है, तब जाके हम लोग क्या करते हैं? मूवमेंट करवा पाते हैं। एंड लास्टली इज नर्वस सिस्टम व्हिच इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। हाँ बोलिए। हो गया? नो सर। चलिए, यस टेंडन्स आर कनेक्टिव टिश्यू समीर। सर लोकोमोशन मीन? लोकोमोशन मतलब अगर जगह चेंज नहीं होता है तो लोकोमोशन नहीं कहते, मतलब प्लेस चेंज होना चाहिए कि पहले वहीं पे नहीं रहेंगे, प्लेस चेंज होगा। यहाँ से चल के हम मान लो कहीं दूसरी जगह चले गए, दैट इज नोन एज लोकोमोशन। लेकिन एक ही जगह हम हिल रहे हैं तो उसको मूवमेंट कहेंगे, लोकोमोशन नहीं कहेंगे। लोकोमोशन होगा तो उसमें तो मूवमेंट होगा ही, ठीक है, क्योंकि बिना मूवमेंट किए हुए कैसे लोकोमोट, पैर तो हिलेगा ही ना। देन सर क्वेश्चन नंबर 5, 13 एंड 19 ऑफ टेस्ट। ठीक है, अच्छा देखते हैं, मेरे पास टेस्ट पेपर होगा तो मैं देख ले रहा हूँ, अवेलेबल है तो मैं कर दूंगा क्लियर। चलिए अब हेडिंग हम बनाते हैं एपिथेलियल टिश्यू। हेडिंग बनाइएगा एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला टिश्यू है हमारा
एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहला जो है वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की हम बात कर रहे हैं तो इसको कॉमनली एपिथेलियम भी हम कहते हैं, एपिथेलियम। देखिए एपिथेलियल टिश्यू को कॉमनली हम एपिथेलियम भी कहते हैं। एंड ये एपिथेलियम कहने का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो, कोई भी दूसरा जनरली कोई मस्कुलर या कनेक्टिव टिश्यू रहता है जिसके ऊपर क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये जैसे मान लो कि कोई सेल्स हो गया, ठीक है, ऐसे सेल्स हो गए। इसके ऊपर क्या है, कुछ मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है। हम कह सकते हैं बीच में एक कोलेजन प्रोटीन का मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू, या हम कह सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू के ठीक नीचे, जिस मेम्ब्रेन को हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर क्या है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू होगा। तो ये जो टिश्यू है ये है एपिथेलियल। अब ये एपिथेलियल टिश्यू कितने सेल का बना हुआ है, एक सेल का लेयर है या एक से ज्यादा सेल का लेयर है, तो बेस्ड अपॉन सर एक सेल का लेयर होगा तो टिश्यू कैसे कहलाएगा? एक सेल का लेयर है तो टिश्यू कैसे, एक सेल का लेयर है तो टिश्यू कैसे नहीं होगा, बगल बगल है ना, नीचे नीचे नहीं है, बगल बगल है। बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ layers of cells present, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हम कह सकते हैं दो तरीके से डिवाइड होता है। एक को हम सिंपल एपिथेलियम कहते हैं, सिंपल एपिथेलियम, एपिथेलियम। दूसरे को हम कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम। एक को सिंपल एपिथेलियम हम कहे, दूसरे को क्या कहे, कंपाउंड एपिथेलियम। सर इसका नाम स्टेरिफाइड टिश्यू है क्या, कंपाउंड वाले का? यस, क्योंकि वो लेयर्स में होता है तो उसको स्ट्रेटिफाइड भी कहते हैं। तो हमारे पास दो एपिथेलियल टिश्यू आ गए। तो सिंपल एपिथेलियम कितने सेल्स का लेयर होगा, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, इसी को हम लोग सिंपल एपिथेलियम कहते हैं। It is
made up of more than one layer of cells. One layer of cells. हो गया? Done, sir. डन देखो सर। अब हम सिंपल एपिथेलियम को पढ़ेंगे जो बेसिकली 3 तरीके का होता है। एक को स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं, दूसरे को हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं, तीसरे को हम कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। एंड फिर 2 मॉडिफिकेशन इसमें पढ़ना है। एक को पढ़ना है हमको कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, या उसी को हम लोग कह सकते हैं विलाई उस पर प्रेजेंट होता है। दूसरा जो होता है वो हम कह सकते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं उसको। ठीक है, तो 5 बेसिकली तरह का हमको सिंपल एपिथेलियम के बारे में पढ़ना है। कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है ये एक्चुअली क्या है, मल्टी लेयर्ड है। जाहिर सी बात है, देखो मल्टी लेयर जहां होगा वहां पे क्या हो जाएगा, मोटा लेयर होगा, तो मोटा लेयर हो जाएगा तो वो हार्शनेस बर्दाश्त कर सकता है, मतलब वो टाइट या कड़े चीजों को कोई भी शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये 2 तरह का होता है। एक उसमें हमारे बॉडी के अंदर एक हॉर्नी प्रोटीन कहने का मतलब है कि एक हार्ड प्रोटीन होता है जिसको केराटीन बोलते हैं। केराटीन का नाम सुना है क्या आपने? केराटीन प्रोटीन कोई सुना है? केराटीन No, sir. Yes, sir. आपने सुना है हेयर एंड नेल्स आर मेड अप ऑफ केराटीन प्रोटीन? सर टीवी पे इसका प्रचार दिखाता है। यस, आप देखे होंगे बहुत सारे शैम्पू में केराटीन प्रेजेंट होता है। केराटीन प्रेजेंट एक्चुअली हमारे हेयर में जो प्रोटीन होता है वो केराटीन होता है, इसी के चलते वो हार्ड होता है। ऐसे हार्ड कहोगे तो एक हेयर तो बोलोगे इतना पतला है, लेकिन एक्चुअली वो हार्ड है, उसको हम खा के पचा नहीं सकते। हेयर को खाएंगे हेयर वैसे ही निकल जाएगा, पचे उचेगा नहीं। तो आप देखोगे नेल्स में होता है। यस, हॉर्न्स में जितने जैसे काउज हो गए, बफेलोज हो गए, जो राइनोसोरस हो गया, तो उसके जो हॉर्न होता है वो एक्चुअली जो सींग होता है वो क्या होता है, केराटीन प्रोटीन का ही बना होता है। इसीलिए उसको काटने पे भी वो क्या है, नीचे का पार्ट अगर नीचे से काटेंगे तो क्या होगा, जैसे नाखून है तो लिविंग पार्ट उसको उखाड़ेंगे तो दर्द करेगा, लेकिन जो डेड हो जाता है बाहर का, जैसे जैसे बढ़ता है ना वैसे वैसे वो डेड होता चला जाता है। यही चीज हेयर के साथ है, ऊपर का पार्ट काटते हैं तो नहीं दर्द करता है, लेकिन उखाड़ेंगे तो दर्द करेगा या खींचेंगे तो दर्द करेगा। तो एक्चुअली नीचे का लिविंग होता है, ऊपर का डेड हो जाता है। जैसे सबसे स्किन का ऊपर वाला जो लेयर रहता है वो क्या होता है, उसमें केराटीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एंड सबसे टॉप लेयर, 5 लेयर होता है स्किन का, सबसे टॉप लेयर को स्ट्रैटम कॉर्नियम हम बोलते हैं। स्ट्रैटम कॉर्नियम, जिसमें सबसे ज्यादा केराटीन होता है। ये मतलब ऊपर का जो सेल होता है। एंड सबसे मोटा जो स्ट्रैटम कॉर्नियम होता है लगभग 3 से 5 लेयर का होता है। ये कहाँ होगा, कॉमन सेंस लगाओ, सबसे मोटा कहाँ होने की जरूरत है? स्किन के सबसे मोटे लेयर होने का जरूरत कहाँ पे है? नीचे। सर सोल पे, पैर के ताल पे, देखते हो, क्योंकि उससे चलना है हमको। एंड कोई भी चीज, पहले हम लोग 4 फुटेड थे, तो हाथों में भी जो पाम होता है इस पे स्ट्रैटम कॉर्नियम, यहाँ का स्किन और सोल का स्किन सबसे मोटा होता है और डेड होता है। ये ऑब्जर्व करोगे, कभी भी पिन लेके यहाँ से हाथ में पास कराया है कोई? यस सर, बहुत सर। यस सर बहुत दर्द करता है? नो सर। नो सर दर्द नहीं करता है यानी कि वो पार्ट क्या होगा, डेड होगा, तभी तो दर्द नहीं कर रहा है। यस। खून भी नहीं निकलता जब तक, अनलेस वो ऐसे चुभाओगे नहीं उसको, ऐसे एकदम हम क्या पैरेलली पास कराओगे तो नहीं दुखेगा। तो स्ट्रैटम कॉर्नियम क्या है, सर, सबसे मोटा होता है सोल एंड पाम पे। और सोल एंड पाम पे ना सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड जानते हो, ऑयल ग्लैंड बोलते हैं। सबसे ज्यादा ऑयल ग्लैंड चेहरे पे पाया जाता है, इसीलिए बाकी जगह की तुलना में देखना, क्योंकि चेहरे का जो स्ट्रैटम कॉर्नियम सबसे पतला होता है, चेहरे का स्किन जो होता है, इसीलिए देखो ऐड आता है टीवी पे कि आपके चेहरे का स्किन आपके शरीर के स्किन जैसा नहीं है, काफी पतला है, मतलब काफी सेंसिटिव है। तो चेहरे का स्ट्रैटम कॉर्नियम सबसे पतला होता है, इसीलिए वहां ऑयल ग्लैंड जो कि उसको एक तरीके से मॉइस्चराइज करता है नेचुरली, वो प्रेजेंट होता है। इसीलिए देखना चेहरा ज्यादा तेल जैसा दिखेगा, ऑयली ज्यादा दिखेगा एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स। ऑयल ग्लैंड कहाँ एब्सेंट होना चाहिए बताओ? स्किन मोटा हो। यहाँ पे
पैर पे, अब पैर से मान लो ताल में क्या है, ऑयल निकल रहा है तो हम चल ही नहीं पाते, गिरते ही रहते, फ्रिक्शन बनता है, वो तो लुब्रिकेंट है। या कोई भी चीज पकड़ रहे हैं तो क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है हाथ से, क्योंकि ऑयल निकल रहा है। स्वेट पाया जाता है, सर स्वेट। फेस वॉश लगाना पड़ता। हाँ सर फेस वॉश लगाना पड़ता पैर में। हाँ, पैर में भी तो उसको फेस वॉश फिर क्यों कहते हैं, सोल वॉश कहते हैं। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि वहां पे ऑयल ग्लैंड क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यही हमको पढ़ना है। तो दो तरह का कंपाउंड एपिथेलियम है, एक को हम कहते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, एंड दूसरे को हम कहते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। केराटिनाइज्ड कहने का मतलब क्या हो गया, जो बाहर का जो स्किन है वो केराटिनाइज्ड है। नॉन केराटिनाइज्ड हमारे बक्कल कैविटी में पाया जाता है, वहां का भी देखना ना, अंदर का जो स्किन है वो मोटा है, एक्चुअली वो जो लेयर है वो मोटा है, क्योंकि कोई भी मान लो फूड हम खाते हैं, जरूरी नहीं सब सॉफ्ट फूड खाते हैं, हम हार्ड भी खाते हैं। अब चिकन खाओगे, उसका लेग पीस खा रहे हो, जाहिर सी बात है बोन है, तो बोन मुंह में चुभ जाएगा, खून ही निकल आएगा। तो उससे बचने के लिए पूरा अंदर का बकल कैविटी क्या होता है, मोटा होता है, तो वो भी स्ट्रेटिफाइड होता है, लेकिन उसमें केराटीन नहीं होता है क्योंकि लिविंग होता है वो। तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है हमारे बक्कल कैविटी के अंदर, ठीक है, हमारे मुंह के या ओरल कैविटी बोल सकते हैं। तो हमने पढ़ना है दो तरह का एपिथेलियल टिश्यू। पहले हम पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग हम डाल लेंगे सिंपल एपिथेलियम, लिख तो लिए ये इसके बारे में, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम की हम बात कर रहे हैं, तो ये सबसे पहला इसमें हमको पढ़ना है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। देखो, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहने का मतलब क्या होगा, स्क्वैमस कहने का मतलब होता है कि ये जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये काफी पॉलीगोनल शेप्ड सेल्स होते हैं, जो एक दूसरे से बहुत चिपके हुए होते हैं, फ्लैट टाइल लाइक सेल्स होते हैं। ऐसा सेल प्रेजेंट है, और जाहिर सी बात है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, चिप्स जैसा सेल होता है, एकदम पतला पतला, स्केल लाइक सेल बोल सकते हैं हम लोग उसको। स्केल जानते हो, जो मछली का स्केल्स होता है, वैसे एकदम पेपर जैसा, चिप्स जैसा, वैसा ही रहता है, इतना पतला रहता है, थिन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सर एकदम। चिप्स तो मोटा होता है। कौन सा चिप्स, अरे उसके सर लेंथ, लेज। लेंथ के लेस के हिसाब से बोल रहे हो, अंकल चिप्स देख लो, पतला होता है। तो ये फिगर ड्रॉ करना है। हाँ, नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, थिन scale like cells, scale like polygonal cells। polygonal मतलब क्या हो गया,
की साइड्स रहेंगे उसके, एंड इसी वजह से वो फिट हो जाते हैं। पॉलीगोनल सेल्स compactly packed, compactly packed, सर ये टिश्यू किसी अदर टिश्यू को कवर करता है? बिल्कुल, ये टिश्यू जो है अदर टिश्यू को भी कवर करता है। ये मेनली देखो ये कितना थिन होगा तो एक मेम्ब्रेन बनाता है, जैसे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन समझो, इससे सब्सटेंसेस पास होंगे। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये हम कह सकते हैं लंग्स के एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट होता है, या ब्लड वेसल्स के अंदर हम कह सकते हैं प्रेजेंट होता है, ताकि एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बन जाए। Simple, compactly packed, forms diffusion membrane. Diffusion membrane. Forms diffusion membrane. In those organs where diffusion occurs. Diffusion occurs. In those organs where diffusion occurs. For example, in alveoli of lungs for the exchange of लिखे तो यहाँ तक। सर हाँ बोलिए। सर थर्ड पॉइंट नहीं समझ आया। देखो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहने का मतलब अभी बता रहे, फिगर बताएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। देखो ये पतला इतना है कि उससे सब्सटेंसेस आर पार हो सकती हैं। अब मोटा रहेगा तो नहीं हो पाता, तो ये पतला होता है, चिप्स जैसा होता है, इसी वजह से आसानी से सब्सटेंसेस एक पार से दूसरे पार चले जाते हैं। सर फिगर देख के तो ये तो नहीं लग रहा है कि एक लेयर है सर। नहीं, ये तो फ्लैट ऊपर से देख रहे हैं ना, ऐसे देखेंगे हम, ऐसे देख रहे हैं हम, ऐसे देखेंगे तो एक लेयर दिखेगा ना। ओके सर। डन सर। डन सर। डन सर। या तो कहीं से म्यूजिक का साउंड आया। देखिए, तो हम कहे कि यहाँ पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जैसे एल्वियोलाई मान लो, ये ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, लंग्स के अंदर, जिसको एल्वियोलस कहते हैं। इसके अंदर क्या आया भाई? एयर आया। एयर में क्या क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा है, क्योंकि बाहर से अभी लिए है।
एंड CO2 क्या है इसमें कम है, एरो नीचे मतलब कम, एरो ऊपर मतलब ज्यादा, ठीक है। एंड ये क्या हो गया, हम कह सकते हैं ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरीज में क्या फ्लो कर रहा है भाई, ब्लड, ठीक है। इस ब्लड के अंदर क्या है, तो हम कह सकते हैं इसमें ऑक्सीजन कम है क्योंकि ये लंग्स में आया है ऑक्सीजनेट होने के लिए। इसमें O2 क्या है, कम है, एंड CO2 क्या है, नॉर्मली ज्यादा है। O2 से नहीं ज्यादा है, O2 से तो ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मतलब कंपेरेटिवली पहले की तुलना में ज्यादा है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये वाला मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन, ये दोनों का दोनों क्या चीज से बना हुआ है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो डिफ्यूजन के हिसाब से क्या होगा, ऑक्सीजन कहां से कहां डिफ्यूज करेगा, ऑक्सीजन क्या है इसमें ज्यादा है बाहर, तो O2 का क्या होगा, O2 आ जाएगा ब्लड के अंदर, एंड ब्लड का जो CO2 है वो कहाँ चला जाएगा, इस एल्वियोलाई। तो जब हम सांस छोड़ेंगे तो वो गर्म आता है, क्योंकि सांस छोड़ने के टाइम क्या होता है, ऑक्सीजन की तुलना, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड पहले की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक वार्म गैस है, आपने पढ़ा भी, ये ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉज है वो, या मेन फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड ही है। सर ब्लड वेसल में एक CO2 ज्यादा कैसे होता है O2 से? क्या O2 से ज्यादा नहीं है, CO2 पहले की तुलना में CO2 ज्यादा है। सर O2 से ज्यादा नहीं है तो वो कैसे मूव करता है? हर गैस अपने अपने पार्शियल प्रेशर, जैसे CO2 ज्यादा यहाँ की तुलना में, CO2 यहाँ जो है इसमें, उसकी तुलना में CO2 यहाँ ज्यादा है। तो CO2 अपना डिफ्यूज करेगा, ऑक्सीजन के डिफ्यूजन से उसको मतलब ही नहीं है। डिफ्यूजन हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, एक सब्सटेंस अपने कंसंट्रेशन के हिसाब से डिफ्यूज करता है, दूसरे सब्सटेंस के कंसंट्रेशन से उसको कोई मतलब नहीं होता है, कोई भी मतलब नहीं होता है। जैसे आयुषी, मान लो हम बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने हिसाब से डिफ्यूज करेगा। ऑक्सीजन कितना है बगल में, है ज्यादा है कम है, उससे कोई मतलब नहीं है। बगल वाले चेम्बर में ऑक्सीजन कितना है उससे मतलब नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है। इंडिपेंडेंट होता है, एक सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन दूसरे सब्सटेंस के इंडिपेंडेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दे रहे हैं, जैसे मान लो इधर ऑक्सीजन, हम एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, मान लो कि ऑक्सीजन का इधर प्रेशर 100 mmHg प्रेशर है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें जो ऑक्सीजन है वो कितना है भाई, इसमें मान लो कि हम बोल रहे हैं 90 mmHg है। तो ऑक्सीजन को अपने से मतलब है, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना का आ गया, 10 mmHg का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो CO2 जो है इसका पार्शियल प्रेशर मान लो हम कह रहे हैं कि 40 mmHg है, ठीक है। CO2 यहाँ जो है वो 45 mmHg है। तो ये जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, ये डिफरेंस 5 mmHg का है ना, mmHg
मिलीमीटर मरकरी कॉलम बोलते हैं उसको। प्रेशर नापने का ये भी एक तरीका है जो थर्मोमीटर में होता है, जो डीपी वाली मशीन में होता है। तो ये हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने हिसाब से डिफ्यूज कर रहा है, वो 5, मतलब अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के डिफ्यूजन रेट की बात करूं तो देखो इसका डिफरेंस कितना है 10, इसका डिफरेंस कितना है 5। तो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ऑक्सीजन कितना डिफ्यूज करेगा, डबल, क्योंकि डिफरेंस क्या है, डबल है। मतलब जितना देर में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक जाएगा उतना देर में 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपने डिफ्यूजन रेट पे, अपने अमाउंट पे डिपेंड करता है उसका। दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, इसको ऑक्सीजन, इससे ऑक्सीजन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ऑक्सीजन कितना है इससे कार्बन डाइऑक्साइड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सर बॉडी में मूव करने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड क्यों हो जाता? क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता है, सेल सबसे पास होगा तो ले लेगा ना ऑक्सीजन, डिफ्यूज कर गया। तो और ये दोनों CO2 के पर दोनों कोई क्या फर्क होंगे? नहीं पड़ता? हाँ, ये हो गए ब्लड और के। CO2 पर कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, CO2 बढ़ जाएगा ना। नॉर्मली सेल रेस्पायर करता है, तो रेस्पायर करता है तो वो क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है, तो CO2 बढ़ेगा, ऑक्सीजन घटेगा, जाहिर सी बात है। एल्वियोलाई, ओके सर, थैंक यू सर। एल्वियोलस। तो ये है सिंपल एक्चुअली डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन दोनों बना रहा है, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से ये ब्लड कैपिलरी भी बना होता है, एल्वियोलस भी बना होता है। तो ये पहला हमारा था सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सर, हाँ बोलिए। सर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का सर मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है एक ऐसा बाउंड्री बनाना जिससे एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का। ओके सर, थैंक यू। सर बुक में दिया है कि सर इट प्रोटेक्ट फ्रॉम अंडरलाइंग पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। नहीं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाता है, वो पूरा एपिथेलियल टिश्यू का है फंक्शन। बन गया फिगर? डन सर। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो हमने देखा भाई पहला सिंपल स्क्वैमस, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबॉइडल। सेकंड लिखिएगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मेन काम, अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स सिंगल लेयर्ड है, कुछ ऐसे साइड से देखेंगे इसको हम लोग, कुछ ऐसा नजर आता है। जाहिर सी बात है सेल्स का जो शेप होगा वो कैसा होता है, क्यूब लाइक सेल्स होता है। ठीक है, क्यूब लाइक सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे कोई सेल्स होते हैं।
ये किसके ऊपर रिसाइड करेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन. Basement membrane is made up of some proteins such as collagen protein. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है. बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, ये क्यूबॉइडल सेल्स है. इसका मेन काम है ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है, या फॉर्म्स हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ऑर्गन. फॉर्म्स स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ organs. प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करेगा? स्ट्रक्चरल पार्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड. देखो क्यूब लाइक है ना, मोटा है, क्यूब लाइक सेल से, जाहिर सी बात है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ये बनाने का काम करेगा. स्ट्रक्चरल सपोर्ट जैसे कि ये हमारे किडनी में प्रेजेंट होता है, जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, चाहे स्ट्रक्चर, क्योंकि वो ट्यूब है, इतना क्वाइल्ड है कि वो टूट जाएगा, उसको थोड़ा सा थिक होना पड़ेगा. ठीक है, तो ट्यूबुलर पार्ट्स जो है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने होते हैं. साथ ही साथ जो हमारे टेस्टिस के अंदर, ओवरीज के अंदर सेल्स है, जर्मिनल सेल्स, वो भी क्या होते हैं? क्यूबॉइडल इन नेचर होते हैं. तो प्रोवाइड मैकेनिकल support. Provide mechanical support. एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं तो ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन कहते हैं, किडनी में छोटे छोटे फिल्टर्स रहते हैं जिनको नेफ्रॉन कहते हैं, जो उसके यूनिट्स भी होते हैं. नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी. किडनी तो जानते होंगे आप लोग. यस सर. Yes, sir. किस काम आता Yes, है sir. किडनी? किस काम आता है किडनी? किसी को कोई आइडिया नहीं, सब नाम सुना है. The purification of blood and Blood water. purification. Purification of blood and water. Remove waste products. कहाँ Sir, से? extraction and Sir, body cell. purification. Filtration करता है purification. किस से चीज के? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन को वो फिल्टर करता है. हाँ सर आप बता दीजिए. सिंपल, हाँ, ब्लड को फिल्टर करता है, याद रखिएगा. ब्लड को फिल्टर करने का काम ये करता है. ब्लड फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है. यस, ब्लड प्यूरिफायर. वाटर को फिल्टर करता है? नहीं, एक्वागार्ड थोड़ी ना है. तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम नेफ्रॉन्स के ट्यूब्यूलर पार्ट में पाया जाता है. इन जर्मिनल एपिथेलियम दैट इज टेस्टिस के अंदर पाया जाता है. एपिथेलियम स्पर्मेटोजोआ इसी से बनता है. एपिथेलियम दैट इज इन टेस्टिस that is in testis. सर ये स्वेट ग्लैंड्स में पाया जाता है. हाँ, ट्यूबुलर पार्ट में स्वेट ग्लैंड में क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है. जहाँ तक ट्यूब्यूल में, क्योंकि ट्यूब्स पतले हैं, उसको थोड़ा स्ट्रक्चरली स्ट्रांग होने की जरूरत रहेगी, नहीं तो वो टूट जाएगा. दूसरा हमारा था सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम को.
डन सर। हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम, थर्ड वन। सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम, कॉलुमनर एपिथेलियम, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। देखिए, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम की हम बात कर रहे हैं तो सेल्स क्या होते हैं? पिलर लाइक सेल्स होते हैं। जैसे वही बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा एंड सेल्स हमारे क्या होंगे? टॉल पिलर लाइक सेल्स प्रेजेंट होंगे। नीचे क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाएगा। न्यूक्लियस जनरली बेसल इन पोजीशन होता है, नीचे के साइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या हो गया? पिलर लाइक सेल्स हो गए। बेसमेंट मेम्ब्रेन उसको एक बेस देता है जिसपे वो प्रेजेंट होता है। इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन एंड अदर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। सो सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम हम कह सकते हैं टॉल पिलर लाइक सेल्स, टॉल पिलर लाइक सेल्स, टॉल पिलर लाइक सेल्स प्रेजेंट होंगे। Simple epithelium is divided in on the basis of structure as well as function both. Next, nucleus is basal in position. Nucleus is basal in position. Nucleus is basal in position. Found in जनरली ये एलिमेंट्री कनाल में पाया जाता है। एलिमेंट्री कनाल माउथ से लेके एनस को बोलते हैं। फाउंड इन एलिमेंटरी कनाल। इसी को गट भी कहते हैं, GUT, एंड दैट इज फ्रॉम माउथ टू एनस, फ्रॉम माउथ टू एनस, फ्रॉम माउथ टू एनस। इसका काम सिक्रीशन होता है। आगे देखेंगे क्या सिक्रीशन होता है। इसी में मॉडिफिकेशन को ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहते हैं हम लोग। सर एलिमेंट्री कैनल के बाद क्या लिखा हुआ है? गट, GUT, गट। माउथ से लेके एनस तक एक लॉन्ग ट्यूब होता है, कहीं ये मोटा होता है, कहीं ये पतला होता है। जैसे हम कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में मोटा होता है, स्टमक में मोटा होता है, वहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल डायमीटर का होता है। तो ओवरऑल इस पूरे ट्यूब को हम एलिमेंट्री कनाल ही कहते हैं, जिसका लगभग लेंथ 6 से 6.5 मीटर होता है। बेसल इन पोजीशन मतलब नीचे साइड है, मतलब पूरे सेल में देखो न्यूक्लियस क्या है, नीचे के साइड प्रेजेंट है। डन सर। Done, sir. अच्छा, Sir, बोलिए। Sir,
गॉलबेट सेल्स क्या होते हैं? गॉबलेट सेल्स होते हैं म्यूकस सेल्स, जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं ना एलिमेंट्री कनाल में, उसी को म्यूकस सेल कहते हैं। नेजल पैसेज में भी होता है। यही देखो म्यूकस क्या है, जो सर्दी में बाहर आता है वो म्यूकस है। म्यूकस का काम होता है स्टिकी होता है, तो रेस्पिरेटरी पैसेज में भी पाया जाता है। जो स्टिक उस पर चिपक जाता है गंदा, तो वो एक्चुअली डस्ट या डर्ट को ट्रैप करने के लिए होता है, माइक्रोब्स को ट्रैप करने के लिए होता है। एलिमेंट्री कनाल में उसका सिक्रीशन होता है कि ताकि वो जो एसिडिक सब्सटेंसेस निकलते हैं जैसे HCl वगैरह, तो उससे हमारे एलिमेंट्री कनाल को प्रोटेक्ट करता है। माइक्रोविली मतलब क्या होता है? हाँ बता रहे। चलिए हो गया। नेक्स्ट इसी में एक टॉपिक दे दीजिएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियम। मॉडिफिकेशंस ऑफ सिंपल एपिथेलियम। मॉडिफिकेशंस ऑफ सिंपल एपिथेलियम। क्या क्या मॉडिफिकेशंस है हमारे पास? सबसे पहला एपिथेलियम है मॉडिफिकेशंस में, वो है सिलिएटेड एपिथेलियम। फर्स्ट हम लिखेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम। अगर जो सिंपल एपिथेलियम के सेल्स प्रेजेंट होंगे उनके अंदर सीलिया प्रेजेंट हो, उनका फ्री सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट हो, ठीक है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कोई ट्यूबुलर ऑर्गन है, जैसे मान लो हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया के सेल्स है ऐसे, ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया के सेल्स है। ट्रैकिया के सेल्स है एंड तो इसका फ्री सरफेस पे ऐसे ऐसे क्या है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ऐसे। हॉलो ऑर्गन्स में होता है ये सब्सटेंसेस को पास करने के लिए। अब मान लो यहाँ कोई सब्सटेंस है, उसको क्या होगा, बाहर कोई डर्ट घुस गया, इसको बाहर की तरफ ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे बीट करेगा एंड अंदर अंदर यहीं पे क्या है, बीच बीच में गॉबलेट सेल्स है जो म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, जो उसमें चिपक जाएगा, फिर वो सिलिया उसको बाहर ठेलते ठेलते बाहर आता है, वही नाक से क्या होता है, बाहर आता है वो चीज, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं जो उसको लाइनिंग करते हैं, उनके फ्री सरफेस पे क्या होता है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है जिनको हम सीलिया कहते हैं एंड सीलिया के कारण क्या होता है, सब्सटेंसेस मूव करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो ये चाहे क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं एंड कॉलमनर भी हो सकते हैं सेल्स, ठीक है, ऐसे। फ्री सरफेस पे क्या है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं, सीलिया कह रहे हैं, इनको हम लोग सीलिया कह रहे हैं, सीलिया। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ये क्या हो गया, फॉर एग्जांपल ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया हम लोग विंड पाइप को कहते हैं, विंड पाइप, विंड पाइप, विंड पाइप। तो ये भाई सिलिएटेड एपिथेलियम हो गया। इफ द फ्री सरफेस of cells of epithelium contain cilia,
कंटेन सीलिया, सीलिया क्या भाई, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इन्हीं को हम सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। इट्स मेन function its main function is to move substances around it। जैसे वो डर्ट को म्यूकस में चिपका के क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ मूव करवा रहा है। कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन ट्रैकिया, फाउंड इन ट्रैकिया। ट्रैकिया के साथ साथ कहाँ और पाया जाएगा? एंड जैसे ओवम को मूव करने के लिए फैलोपियन ट्यूब में भी प्रेजेंट होता है, फैलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब एंड ट्रैकिया। सर हाँ बोलिए। तो जहाँ जहाँ मूवमेंट मतलब होगा हाँ, वहाँ जहाँ पे जो ये भी है सब्सटेंसेस को मूव कराना, वहाँ वो हॉलो ऑर्गन्स में पाया जाता है, हॉलो ट्यूबुलर ऑर्गन्स में। थैंक यू। डन सर। हो गया? डन सर। डायग्राम बना। हाँ बना लीजिए। डन सर, डन सर। हो गया। चलो देखो, ये पहला था हमारा मॉडिफिकेशन। दूसरे मॉडिफिकेशन की हम बात करें तो दूसरा मॉडिफिकेशन हमारा क्या है? सेकंड इज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। इसका मेन काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। इसका मेन काम क्या होता है? सरफेस एरिया को बढ़ाना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो हम एक शीट ऑफ पेपर यहाँ से यहाँ तक ऐसे, सॉरी ठीक है, एक शीट ऑफ पेपर ऐसे लिए और एक शीट ऑफ पेपर ये इतना ही बड़ा लेंथ का ऐसा लिए मोड़ के। बताओ किसमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा? ये फर्स्ट है, कर्व में। ये सेकंड। थर्ड में। कर्व वाले में, क्योंकि इसको अगर मान लो हम खोलते हैं, जाहिर सी बात है इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा इतना बड़ा। तो सरफेस एरिया मतलब इधर का भी सरफेस है, इधर दो सरफेस है, एक ऊपर का एक नीचे का, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो सिंपल क्या होता है कि हम लोग करते क्या, जो इंटेस्टाइन है हमारा उसमें ऐसे प्रेजेंट होता है। जैसे जो सेल्स हम बात करते हैं, ये सेल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे के रूप में प्रेजेंट होते हैं।
ऑब्वियसली अगर देखते हैं तो हम लोग कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे, ये सारे सेल्स है, ठीक है, ये सारे सेल्स है, ये इसमें बने हुए जो है ये हम कह सकते हैं सारे के सारे ऐसे ऐसे सेल्स हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चर को फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाई कहते हैं, विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये क्यों बन रहा है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है, क्यों बन रहा है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्यों चाहिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, फॉर एब्जॉर्प्शन, फॉर एब्जॉर्प्शन। नहीं अक्सर इंटरेस्ट पे, जो जिस चीज में इंटरेस्ट, आपको मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो बायो टफ लग रहा होगा। सो देखिए एक्चुअली टफ कोई सब्जेक्ट नहीं है, डिपेंड करता है आप किस स्ट्रैटेजी के लिए पढ़ रहे हैं। आप अगर सिंपल स्ट्रैटेजी हमारा रहे कि हम आपको बोर्ड्स के लिए, या सिंपल हम कह सकते हैं कि स्कूल के एग्जामिनेशंस के लिए हम पढ़ाए कि बस उतना ही पढ़ाए, हमारा मेन फोकस है कंसेप्ट बिल्ड करना। इसीलिए आप देखोगे कि ये सारी चीजें आपको बहुत सारी चीजें बुक में नहीं मिलेंगे सारे सब्जेक्ट में, हम अपने सब्जेक्ट की ही नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस आपका 9th का एग्जामिनेशन और 10th का एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं है। हमारा फोकस है कि आप आने वाले जो कंपटीशन फेस करने वाले हैं उसके लिए आप एक बेटर फाउंडेशन लेके जाओ उस तैयारी के लिए, इस यही फोकस है हमारा। तो देखिए ये जो सेल्स है ना, एक्चुअली अगर हम यहाँ पे देखेंगे आपको कि ऐसे मान लो ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, ये सेल्स ऐसा, ऐसा एक हम विलस की बात कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, ऐसा ये विलाई है एक, है ना, ये एक विलस है, सिंगुलर को ये विलस हो गया, ठीक है, विलस हो गया, एक सिंगुलर विलस कहते हैं, प्लूरल विलाई कहते हैं। तो ये जो सेल्स प्रेजेंट है, अब इसका भी जो फ्री सरफेस है ना वो भी क्या होता है, कर्व्ड होता है, उसमें भी इनफोल्डिंग सी रहते हैं, ठीक है, या आउटफोल्डिंग हम कह सकते हैं। मतलब ये भी क्या होता है, इसका जो फ्री सरफेस है ये ऐसा, ऐसा, इसका फ्री सरफेस भी क्या होता है, कर्व्ड होता है, ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे, ठीक है, ये इनफोल्डिंग्स बनाते हैं। फ्री सरफेस भी क्या होता है, कर्व्ड ऐसे रहता है। एंड ये जो आउटफोल्डिंग्स दिख रहे हैं हमको बाहर की तरफ, क्योंकि ये विलस के अंदर प्रेजेंट है एंड ढेर सारे हैं, तो इनको माइक्रो विलाई हम कहते हैं, ठीक है। ये जो इनफोल्डिंग्स है इनको हम क्या कह रहे हैं, माइक्रो विलाई कहते हैं। अब समझ में आया माइक्रो विलाई क्या है और विलाई क्या है। इनका फंक्शन सेम है तनिषा, इट इज नॉट एन एम्प्टी स्पेस, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये विलस है, एक विलस, ये एक विलस है, ये वाला जो दिखा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये यहाँ पे बना है, ठीक है। इट एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे लिखा है, कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन, फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। समीर, एब्जॉर्प्शन जो खाना जो टूट जाता है, अब खाना इस साइड प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पे फूड प्रेजेंट है, ठीक है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, तो वो यहाँ अंदर जाएगा ना, क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड में मिलना चाहिए खाना, तभी तो हर सेल तक पहुंच पाएगा। तो विलाई और विलस में से एक बार डिफरेंस बता दो। विलाई और विलस में यही है, विलाई प्लूरल है, विलस सिंगुलर है। सर वो जो बगल में स्ट्रक्चर बनाया वो विलाई के अंदर का स्ट्रक्चर है। देखो हम बता रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं ना यहाँ पे, ये दिख रहा है एक फिंगर लाइक ऐसा, तो ये यही है, इसको बड़ा करके Yes. यहाँ देख रहे हैं कि सेल ऐसा दिखेगा, ये एक विलस हो गया। इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है ना, उसमें भी बाहर की तरफ ऐसे इनफोल्डिंग्स है, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलस है। एंड इसमें जो छोटे छोटे सेल्स है, उनमें जो ऐसे से आउटफोल्डिंग्स है, उनको माइक्रोविलाई कहते हैं। तो ये ऐसा एक्चुअली नहीं दिख रहा है, ये ऐसा ऐसा दिख रहा है, इसमें भी ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। समझ में आया? यस सर। डन सर। हो गया, सबका बन गया? डन सर। ओके, डन तो सर। सो एक लास्ट हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मॉडिफिकेशन बचा हुआ है, वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तीसरा लिखिएगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। 3 मॉडिफिकेशन पढ़ा हमने, 3 जनरल टिश्यू को पढ़ा, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जानने से पहले हम एक वर्ड ग्लैंड के बारे में जानेंगे। ग्लैंड, ग्लैंड क्या है? तो कोई सेल या टिश्यू अगर किसी भी तरह का कोई सिक्रीशन करता है, एनी सेल और टिश्यू, एनी सेल और टिश्यू secrete some chemical substances, some chemical substances, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। तो एक्चुअली अगर ये एपिथेलियल टिश्यू क्या हो गया? ग्लैंडुलर इन फंक्शन हो गया। जैसे कि हम स्टमक में देखने को मिलता है, मान लो हम स्टमक की बात कर रहे हैं, तो स्टमक का ये वॉल हो गया, ठीक है, ऐसा स्टमक है, तो ये एसोफेगस हो गया ऐसे। तो इसका जो वॉल है, इसमें क्या होता है, ऐसे फोल्ड्स होते हैं, एंड ये फोल्ड्स जो है वो ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रो वर्ड स्टमक के लिए यूज करते हैं हम लोग, तो इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड हम लोग कहते हैं, जो कि एक जूस निकालता है जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड भाई सिक्रीट कर रहा है गैस्ट्रिक जूस, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम वही है। इफ epithelium is secretory in function, is secretory in function, in function, is secretory in function, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम कह रहे हैं, ठीक है। तो
हम लोगों ने एक्चुअली पूरा का पूरा सिंपल एपिथेलियम पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्ट्रेटिफाइड होगा, जिसको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी कहते हैं। Yes, Ananya, gastric juice is not HCl. In it, HCl is also present, along with some enzymes. So if you are Gland trying chemical to substance को replace नहीं कहते, gland वो सेल और टिश्यू को कहते हैं जो केमिकल सब्सटेंस निकालता है। तो एक्चुअली हमने सिंपल एपिथेलियम में 6 तरह का पढ़ा, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, फिर मॉडिफिकेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सिलिएटेड, दूसरा कौन सा हो गया, ब्रश बॉर्डर, तीसरा हो गया ग्लैंडुलर। चलिए सर, हाँ बोलिए। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस हम लोग कंपाउंड में पढ़ेंगे, जो स्किन है हमारा। कंपाउंड पढ़ेंगे आगे हम लोग आएगा। ओके सर। अच्छा, मेरे पास एक्चुअली टेस्ट पेपर है नहीं, ले लेंगे तो हम बता देंगे सर। मैं आपको, आप मुझे मैसेज पे मैं बता दूंगा आपको ग्रुप पे, ठीक है। मैं टेस्ट पेपर देख लेता हूँ, बस एक्चुअली अभी है नहीं। डिफरेंस इन मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल एंड डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। डिफरेंस इन मॉडिफिकेशंस ऑफ, तो डिफरेंस मॉडिफिकेशंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एक्चुअली मॉडिफिकेशंस जो है सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि वही सेल जो है ना, जैसे स्क्वैमस हो गया या फिर कॉलमनर, जैसे यही गैस्ट्रिक ग्लैंड कॉलमनर है स्ट्रक्चरली, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या होता है, स्टमक में वो ग्लैंडुलर के रूप में काम कर रहा है, तो है वही सेल अलग अलग फंक्शन कर रहा है। जैसे वही कॉलमनर एपिथेलियम इंटेस्टाइन में क्या हो जा रहा है, ब्रश बॉर्डर हो जा रहा है। और समझ में आया? यस, एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू सेक्रेशन होता है। ओके अक्षर, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट से शेयर कर दीजिए, मैं बता दूंगा। ओके देन, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं विद कंपाउंड एपिथेलियम। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लीजिए।